नमस्कार। भौतिक भूगोल में हम भूमिगत जल के कार्य और उससे के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पहला जो भूमिगत जल का जो कार्य था वो हम ले रहे थे अपरदनात्मक कार्य। अब इसका दूसरा जो कार्य है भूमिगत जल का वो है परिवहन कार्य। भूमिगत जल का परिवहन कार्य बिल्कुल महत्वहीन होता है। इसका कारण स्पष्ट है। भूमिगत जल की जो गति है वो बहुत मंद होती है। इस कारण वह पदार्थ का परिवहन करने में समर्थ नहीं होता। केवल सूक्ष्म पदार्थों का ही परिवहन हो पाता है, वो भी केवल लुढ़क कर आगे बढ़ते रहते हैं। अगला जो है निक्षेपात्मक कार्य। भूमिगत जल का निक्षेपात्मक कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुलन क्रिया द्वारा भूमिगत जल में अनेक प्रकार के खनिज एवं रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं। अवसाद की अधिकता होने पर भूमिगत जल में उन पदार्थों को बहाने की क्षमता नहीं होती। इस कारण उस पदार्थ का निक्षेपण होने लगता है। अन्य कारणों से भी अधिक पदार्थ निक्षेपण होता है। पहला है भूमिगत जल के मार्ग में यदि कोई भी बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उसमें घुला हुआ पदार्थ नीचे बैठने लग जाता है। दूसरा, तापमान बढ़ने पर जल का वाष्पीकरण होता है, इसमें घुला हुआ पदार्थ शेष रह जाता है। तीसरा, भूमिगत जल का तापमान कम होने, उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटने या उस पर दबाव घटने से जल की घुलन क्षमता कम हो जाती है। इस स्थिति में भी पदार्थ का निक्षेपण होने लगता है। कंदरा के फर्श या छत पर अनेक रूपों में यह पदार्थ निक्षेपित होने लगता है। अब ये जो भूमिगत जल का जो घुला हुआ पदार्थ है, जब इसका निक्षेप होता है तो ये अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। तो भूमिगत जल का द्वारा जो उत्पन्न स्थलाकृतियां हैं, भूमिगत जल की घुलन क्रिया सर्वविदित ही है। रासायनिक अपरदन की यह क्रिया घुलनशील सेलों के क्षेत्रों में अधिक प्रभावकारी होती है। चूना पत्थर सेल, लवण सेल खड़ी, खड़िया आदि जो विभिन्न प्रकार की घुलनशील जो चट्टानें होती हैं, उसमें चूना पत्थर सबसे अधिक घुलनशील चट्टान होती है। चूना पत्थर के क्षेत्रों में भूमिगत जल की क्रिया व्यापक रूप से देखी जा सकती है, किंतु यह उल्लेखनीय है कि चूना पत्थर के क्षेत्रों में भूमिगत जल की क्रिया तभी प्रभावकारी हो सकती है जब उस क्षेत्र की जलवायु आर्द्र हो। आर्द्र शुष्क या शुष्क प्रदेशों में चूना पत्थर घुलनशील सेल होते हुए भी कठोर तथा प्रतिरोधी सेल के रूप में व्यवहार करता है। चूने के प्रदेश में भूमिगत जल की घुलन क्रिया से विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां उत्पन्न होती हैं, जिसे कार्स्ट स्थलाकृतियां कहा जाता है। कार्स्ट स्थलाकृति, कार्स्ट शब्द की उत्पत्ति युगोस्लाव भाषा के क्रास शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य चूने के प्रदेश से है। एड्रियाटिक सागर के तट पर सागर तल से 200 मीटर ऊपर लगभग 480 किलोमीटर लंबा और 80 किलोमीटर चौड़ा चूने का प्रदेश स्थित है। यहाँ जल की घुलन क्रिया से अनेक प्रकार की विशिष्ट अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक आकृतियां उत्पन्न हो गई हैं, जिसे कार्स्ट स्थलाकृतियां कहा जाता है। संसार के अन्य भागों में भी युगोस्लाविया के कास्ट के समान आकृतियां विकसित हुई हैं। दक्षिणी फ्रांस के कोसे, ग्रीस, स्पेनिश एंडुलूसिया, उत्तरी पोर्टोरिको, जमैका, पश्चिमी क्यूबा, संयुक्त राज्य में इंडियाना, पश्चिमी मध्य केंटुकी, वर्जीनिया, टेनेसी, मध्यवर्ती फ्लोरिडा जो राज्य हैं, इनमें कास्ट स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। ये सभी विश्व के प्रधान कास्ट क्षेत्र कहे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्लसबाद, न्यू मैक्सिको, इंग्लैंड के चाक प्रदेश, फ्रांस के चाक क्षेत्र, जूडा पर्वत, आल्प्स तथा एपिनाइन्स पर्वतों के कुछ भागों में कास्ट से मिलती जुलती आकृतियां विकसित हुई हैं। इस कारण इन क्षेत्रों को गौण कास्ट क्षेत्र कहा जाता है। भारत में भेड़ाघाट, रोहतास पहाड़ी, करनूल आंध्र प्रदेश में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में भी कास्ट स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, किंतु ये पूर्णतः विकसित नहीं हो पाई हैं। कास्ट स्थलाकृति विकास के लिए कुछ दशाएं होती हैं, जिनके होने पर कास्ट स्थलाकृतियां किसी क्षेत्र में विकसित हो जाती हैं। कास्ट स्थलाकृति के विकास में जो सहायक स्थितियां होती हैं, जिसमें पहली है सतह पर या सतह के निकट ही घुलनशील सेल स्थित होनी चाहिए। अधिक गहराई पर घुलन क्रिया उतनी प्रभावकारी नहीं होती। दूसरा, चूना पत्थर के अलावा डोलोमाइट पर भी कास्ट का उत्तम विकास होता है। घुलनशील सेलों की परतें युगोस्लाविया के कास्ट की तरह वलित या फ्रांस के कोसे की भांति भ्रंशित हो सकती हैं। तीसरा, चूना पत्थर की भांति सेलों में संधियां सुविकसित होनी चाहिए, जिसके द्वारा
जल धीरे धीरे भूमिगत हो सके। चाक की तरह अत्यधिक छिद्रयुक्त सेल में समूचा जल भूमिगत हो जाता है। भूमिगत जल की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, इसलिए काष्ठ क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा का धरातलीय प्रवाह, नदी या जिसको नदी कहा जाता है, होना चाहिए। ये तो इसका हुआ अपरदनात्मक जो इसकी क्रिया है, और उसके में सहायक जो निक्षेपात्मक जो होती है स्थलाकृतियां, उसमें सहायक जो भौगोलिक दशाएं हैं वो। तो इसमें जो पहला अपन लेंगे जो भूमिगत जल के जो कार्य हैं, उसमें अपरदनात्मक स्थल रूप, यानी जो भूमिगत जल ऊपर से नीचे की तरफ इसका रिसाव होता है, तो उस रिसाव के दौरान जो अपरदन होता है और जो उनसे जो उत्पन्न स्थल रूप हैं, तो भूमिगत जल की घुलन क्रिया से अनेक लघु आकृतियां उत्पन्न होती हैं, जिन्हें स्थल रूप कहना अधिक उचित नहीं है। काष्ठ स्थलाकृति के प्रमुख आकार जो आगे जो मैं बता रहा हूं, पहला है टेरा रोसा। चूने की सतह पर जल के रिसकर भूमिगत होने से घुलन क्रिया द्वारा लाल तथा मृत्तिका युक्त मिट्टियों के अवशेष छूट जाते हैं। ये सतह पर तथा घुले हुए जोड़ों में पाए जाते हैं। ये लेटेराइट मिट्टियों से मिलती जुलती हैं। उष्ण कटिबंध में ये आकृति विशेषता पाई जाती है। दूसरी है अवकूट या लेपीज। विषम संरचना वाली सेलों के प्रदेश में भूमिगत जल द्वारा वैशेषिक अपरदन की क्रिया होती है, जिसमें असमतल तथा अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ धरातल उत्पन्न हो जाता है। जल सेलों की संधियों को विस्तृत करके अत्यंत नुकीली सिक्रिकाओं का निर्माण करती है। यह आकृति नुकीले कटक या स्तंभ या सकरे वितरों के रूप में होती है। इसे फ्रांस में लेपीज, इंग्लैंड में क्लिंट, जर्मनी में कारेन और साइबेरिया में बोगाज कहा जाता है। स्विजिक 1924 में लेपीज का विशद अध्ययन करते हुए ये बताया कि इनकी रचना में सेल संगठन एवं संरचना तथा वनस्पति के आवरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। 36 परतों के बजाय साधारणतः ढालयुक्त स्तर होने चाहिए। इस विशेष आकृति का अध्ययन स्मिथ और एलिबिटन, डेनिज और जुतो पामर जो विद्वान हैं, इन्होंने भी किया। तीसरा है घोल रंध्र और उससे जो संबंधित आकार हैं। तो घोल रंध्र, चूने के प्रदेश में घोल रंध्रों का निर्माण बहुत व्यापक रूप से होता है। 36 परतों युक्त चूने के समतल धरातल पर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल की घुलन क्रिया से असंख्य घोल रंध्र बन जाते हैं। संधियों में घुलकर जल घुलनशील तत्वों को घोलकर उनका क्रमशः विस्तार करता है। इन छिद्रों की गहराई प्राय 10 से या 20 मीटर होती है। इनका क्षेत्रफल को कुछ वर्ग गज से लेकर कुछ एकड़ तक होता है। आकार की दृष्टि से घोल रंध्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है कीपाकार और दूसरा बेलनाकार। दूसरा है विलियन रंध्र या विलियन छिद्र। घुलन क्रिया द्वारा घोल रंध्रों का विस्तार होने पर अधिक बड़े आकार के विलियन छिद्र बन जाते हैं। तीसरा डोलाइन। विलियन रंध्रों का आकार जब बड़ा होने लगता है तो उन्हें डोलाइन कहा जाता है। सर्बिया में इन्हें डोलिनास कहा जाता है। चौथा है काष्ठ झील। डोलाइन के तल में मृत्तिका जम जाने पर वह अवरुद्ध हो जाती है, तब जल उसमें संचित होने लगता है और छोटी झील बनती है। यह केवल वर्षाकालीन होती है। फ्लोरिडा की रेसासुआ झील इसी प्रकार की रचना है। काष्ठ खिड़की। कई विलियन छिद्रों के अकस्मात ढह जाने से या घुलन क्रिया द्वारा कई छिद्रों के परस्पर मिल जाने से एक विस्तृत झरोके या खिड़की जैसी आकृति बनती है। इसको काष्ठ खिड़की कहा जाता है। घोल पटल। डोलाइन से भिन्न घोल पटल एक उथला किंतु विस्तृत बेसिन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडियाना प्रांत में लास्ट नदी के क्षेत्र में 30 एकड़ में विस्तृत घोल पटल पाया जाता है। सकुंड या युवाला। इन्हें मिश्रित घोल रंध्र भी कहा जाता है। ये दो प्रकार से बनते हैं। प्रथम, घोलीकरण द्वारा कई डोलाइन परस्पर मिल जाते हैं। द्वितीय, डोलाइन की ऊपरी छत ध्वस्त हो जाने से भी युवाला बनते हैं। इनका व्यास कभी कभी 1 किलोमीटर तक होता है। इनकी दीवारें खड़ी होती हैं और गहराई 100 मीटर तक पाई जाती है। इनकी तली समतल होती है
जिसमें कांप के निक्षेप पाए जाते हैं। इन विस्तृत बेसिनों में कभी कभी नदियां लुप्त भी हो जाती है। राजकुंड या पोलजे, इनका आकार सुकुंड से भी अधिक बड़ा होता है। ये कई किलोमीटर में विस्तृत होते हैं। पश्चिमी बाल्कान में 65 किलोमीटर लंबा तथा 5 से 11 किलोमीटर चौड़ा लिबिनो नामक राजकुंड पाया जाता है। पोलजे की उत्पत्ति के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। सामान्यतः धारणा के अनुसार नीचे की ओर भ्रंशित तथा अववलित चूने के क्षेत्र में गुलन क्रिया द्वारा इनकी रचना होती है। पोनार्स, ये लंबवतः चौड़े मार्ग हैं जिनसे होकर छिद्रों व संधियों का जल गुफाओं में प्रवेश करता है। फ्रांस में इन्हें अबेंस कहा जाता है। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करेंगे। इसी टॉपिक को अगले व्याख्यान में जारी रखेंगे। नमस्कार।